जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जो टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो संगठन चैप्टर का सबसे आखिरी जो है ये क्लास है। इसमें हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर, तो अधिकार अंतरण एवं भारार्पण को अच्छे तरीके से समझा जाएगा कि अधिकार अंतरण क्या होता है और भारार्पण क्या होता है, ये अच्छे तरीके से जानेंगे। और साथ ही साथ आज ही की क्लास में हम लोग केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को भी समझने वाले हैं और ये आखिरी क्लास है। इसके बाद जो है हमारा ये संगठन खत्म होकर के फिर हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, फिर हमारा नियुक्तिकरण स्टार्ट हो जाएगा और वो चैप्टर चलेंगे। ठीक है, वो भी वीडियोस लेक्चर के जरिए ऐसे ही कंप्लीट होते रहेंगे। धीरे धीरे अच्छे तरीके से आप समझते चलिए, पूरा कोर्स कंप्लीट करते चलिए और बढ़िया से अपना नोट्स भी बनाते चलिए। इसी को नोट्स के तौर पे भी लिखेंगे तो ये परफेक्ट नोट्स है। बात समझे? तो चलिए बात करते हैं हम लोग आगे। क्या होता है अधिकार अंतरण और क्या होता है भारार्पण। लेकिन उससे पहले हम बोलेंगे, अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल पे कॉमर्स की सारी वीडियोस मिल जाएगा। आप किसी भी बोर्ड से हो, हिंदी मीडियम में अगर पढ़ाई करते हैं तो आपको हिंदी मीडियम का सबसे बेस्ट कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा और भी सभी के सभी चीज। ऐसा नहीं कि कुछ वीडियोस हैं कुछ वीडियोस नहीं, सभी के सभी वीडियोस मिल जाएंगे, लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक बात। तो चलिए बात करते हैं आज की क्लास में। सबसे पहली बात कि अधिकार अंतरण या भारार्पण क्या कहलाता है, आप समझिएगा। अधिकार अंतरण, अंतरण का मतलब होता है ट्रांसफर करना, ठीक है। और अधिकार को आपको पता है, अधिकार मतलब जो है आपका राइट, ठीक है। और भारार्पण का मतलब भी क्या है, भार मतलब आपके ऊपर जो लोड है, अर्पण, अर्पण मतलब देना, ठीक है, किसी और को। तो अपने ऊपर के लोड को अगर किसी को दे दें तो वही क्या कहलाएगा, भारार्पण कहलाएगा। और हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक हम लोग संगठन के अंदर पढ़ रहे हैं। तो एक संस्था में जो संगठन बना है उसमें जो एक व्यक्ति है उसके पास अगर बहुत से काम हैं, बहुत ढेर सारे काम हैं और वो अपने काम से जो है बहुत दबा हुआ है, बहुत जो है काफी भार उसको महसूस हो रहा है कि यार ये बहुत ज्यादा हम काम कर रहे हैं। तो अगर वो व्यक्ति अपने काम में से कुछ काम किसी और के पक्ष में दे देता है कि भाई ये वाला काम मेरा तुम कर दो, ठीक है, आज से इस काम के जिम्मेदार तुम हो, ठीक है, ये काम तुम करते रहो। बात समझे? अगर वो व्यक्ति अपना अधिकार क्या कर रहा है, उस काम करने का अधिकार यानी अपना भार अगर उसके पक्ष में हस्तांतरित कर दे रहा है तो यही क्या है, यही अधिकार अंतरण है और यही भारार्पण है। समझे बात? क्लियर है? अब इसी चीज को देखिए किताबी लैंग्वेज में किस तरह से बोला जा रहा है। बात वही है, लिखा है अधिकार अंतरण से तात्पर्य एक ऐसी क्रिया से है जिसमें आप अपना, ठीक है, जिसमें अपना कार्यभार दूसरों को सौंपा जाता है, ठीक है, यानी कार्यभार दूसरों को दिया जाता है। अर्थात जब किसी व्यक्ति का कार्यभार उसकी क्षमता से बाहर हो जाता है, अब जरूरी नहीं कि क्षमता से बाहर होगा तभी आदमी सौंपता है, कभी कभी क्षमता में भी रहता है तो आदमी सौंप देता है अपने भार को कम करने के लिए, ठीक है। मतलब यहां पर आपको ये सेंटेंस समझना है, ये सेंस समझना है कि अगर कोई व्यक्ति के पास अत्यधिक कार्यभार हो जाता है, बस इतना, ये क्षमता से बाहर गलत वर्ड हो जाएगा, बात समझे। अगर किसी व्यक्ति के पास अत्यधिक कार्यभार हो जाता है तो फिर क्या करता है, कार्यभार हो जाता है तो वह अपने अधीनस्थों को, अधीनस्थ कौन होते हैं, अधीनस्थ होते हैं उनके जस्ट बाद वाले जूनियर्स, उनके, है ना बात। अपने अधीनस्थों का नहीं, अपने जूनियर्स को क्या करते हैं, अपने अधीनस्थों को अतिरिक्त कार्यभार सौंप देते हैं। बहुत ज्यादा कार्यभार होगा, बहुत अतिरिक्त है, बहुत अत्यधिक है, तो उसमें से जो भी उनको एक्स्ट्रा लग रहा है, जो भी लग रहा है कि थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, ये किसी को दिया जा सकता है, वो क्या करेंगे, वो उनको सौंप देंगे, ठीक है। तो ये सौंप देते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही अधिकार अंतरण कहते हैं। तो जो बात हमने बताया वही है ना, है ना, बात समझ में आ रहा है। जैसे देखिए, जैसे हम अपने चैनल का एडिटिंग जो है और जो है वीडियो की थंबनेल की बात हो, वीडियो की पोस्टिंग की बात हो, वीडियो से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड सारे काम हम करते हैं, ऐप का भी काम हम करते हैं, वेबसाइट से रिलेटेड भी काम हम करते हैं, तो ये सारी काम हम करते हैं। तो यहां पर अगर हमारे पास बहुत ज्यादा काम हो गया, ठीक है, अगर हमें ऐसे टाइप के लोग मिलते हैं जो हमारे हेल्प आते हैं और हमारे जो है काम में आ सकते हैं और हमें उन पे विश्वास हो जाता है, वो मेरे अधीनस्थ हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, अपना कुछ काम उनके पक्ष में दे देंगे। जैसे कोई थंबनेल बना देगा, कोई सोशल मीडिया संभाल लेगा, कोई यूट्यूब की कुछ चीजें संभाल लेगा, कोई जो है ऐप पे कुछ चीजें संभाल लेगा। अगर ये काम हम बांट देते हैं, अभी सारे काम हम कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये काम हम बांट देते हैं, मतलब हम और मेरे भैया मिलकर के हम लोग सारे ये काम करते हैं, 2 लोग हैं, लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन सारे कामों को जो है दूसरों में भी बांट देते हैं, ठीक है। तो अगर ये हम लोग काम ऐसा करते हैं तो यही क्या कराएगा, यही अधिकार अंतरण कराएगा, क्योंकि काम करने का अधिकार हमारे पास है लेकिन हम उसका क्या करें, उसका अंतरण करें, यानी दूसरों को ट्रांसफर करें, ठीक है। तो यही अधिकार अंतरण, समझ में आ गया अच्छे तरीके से। तो यही बात को प्रोफेसर थियो हैमन ने अपने शब्दों में बताया। कैसे बताया अधिकार अंतरण का आशय केवल अधीनस्थों को निर्दिष्ट सीमाओं के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार प्रदान किए जाने से है। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अधीनस्थों को काम सौंप दिया जाता है, ये बात तो फिक्स है। जो जूनियर्स हैं, जो सब ऑर्डिनेंट्स हैं, उनको जो है काम भले ही दे दिया जाता है, लेकिन आप ध्यान से रखेंगे इस बात को कि उन्हें जब काम सौंपा जाता है तो एक निर्देशित काम सौंपा जाता है, एक निर्देशित सीमा के अंतर्गत काम सौंपा जाता है।
भाई कि ये काम करोगे, ऐसे ऐसे करोगे, तुम्हारे पास ये अधिकार है। ये सारी बातें उसको समझा दिया जाता है, वो उसको पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं दे दी जाती है। पूरी तरह से स्वतंत्र कौन है? जो मालिक है, जो मेन है, वो स्वतंत्र है। लेकिन जो काम करने वाले हैं लोग हैं, जिनके लिए अधिकार अंतरण हुआ है, वो लोग क्या, वो सीमा में, एक दायरे में बंधे हुए हैं। और वो दायरा, वो सीमा किसने बताया है? वो बताया ऊपर का व्यक्ति, अधिकारी। किसको? अधीनस्थ को, कि भाई ऐसे करके काम करना है। समझे बात? तो यही प्रोफेसर थियो हेमंत ने बताया कि निर्दिष्ट सीमाओं के अंतर्गत, ये लाइन बड़ा परफेक्ट है कि अधीनस्थों को कार्य तो सौंपा जाता है, लेकिन कैसे? निर्दिष्ट सीमाओं के अंतर्गत सौंपा जाता है। और यही चीजें क्या कहलाता है? अधिकार अंतरण कहलाता है। बात क्लियर है? बढ़िया से, तो लाइक होते रहना चाहिए। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट हमारा क्या है कि इसके 3 तत्व हैं। अगर हम लोग केवल अधिकार अंतरण की बात करें तो लग रहा है कि अपना अधिकार देना, यही इतना समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। इस अधिकार अंतरण में टोटल 3 तत्व आते हैं, 3 चीजें शामिल होता है। ठीक है, क्या क्या चीजें शामिल होता है? ध्यान से समझ गया। पहला बात, सबसे पहला जो इसके अंतर्गत जो बात शामिल होता है उसे हम लोग कहते हैं अधिकार। ठीक है, नाम ही अधिकार अंतरण, तो जाहिर सी बात है अधिकार तो इसमें सबसे मेन बात है। तो अधिकार है क्या, ये तो पता चले। जिसका हम अंतरण करें वो क्या होता है, ये तो पता चले। तो अधिकार एक शक्ति है। किस चीज की शक्ति है? किसी विशेष कार्य को करने की जो शक्ति होती है उसी को अधिकार कहते हैं। जो आपके पास हक है, जो मालिकाना हक है, जो शक्ति है, जिस वजह से आप उस काम को कर पा रहे हैं, वही क्या है? वही आपका अधिकार है। जैसे हम यहाँ पे आपको पढ़ा पा रहे हैं, तो यहाँ पे पढ़ाने का मेरा अधिकार है, क्योंकि ये चैनल मेरा है। ठीक है, इसलिए हम पढ़ा पा रहे हैं। लेकिन किसी दूसरे चैनल पे हम पढ़ा पाएंगे क्या? नहीं। जब तक उसका मालिक, जो जिसने उस चैनल को बनाया है, वो जब तक हमें ना रख ले वहां पर, यानी वो अपने अधिकार को हमारे पास ना सौंप दे, हमें अंतरण ना कर दे, तब तक हम पढ़ा पाएंगे क्या? नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि वहां पे पढ़ाने का अधिकार मेरा नहीं, यहाँ पे पढ़ाने का अधिकार मेरा है। तो अधिकार का मतलब वो शक्ति। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है अधिकार। अधिकार का आशय किसी व्यक्ति को प्राप्त उस वैधानिक शक्ति से है। लीगल अधिकार, वो वैधानिक शक्ति, वो लीगल पावर, ठीक है, उससे है जिसके आधार पर वह अन्य व्यक्तियों को आदेश दे सकता है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बता रहा है। आदेश देने का मतलब कोई भी कार्य करने का अधिकार हो सकता है, जरूरी नहीं कि आदेश देने का बात हो रहा है। ठीक है, तो ये एक किसके हिसाब से? ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बना है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या आदेश दे के काम कराया जाता है, आदेश दे करके सारी चीजें किया जाता है। तो आदेश देना कैसे? आदेश किसको दे पाएंगे भाई? जिसके जो आपका आदेश मानेगा। और कब मानेगा? जब आप लोग वैधानिक रूप से एक ऐसे जुड़े रहेंगे कि आप आदेश देंगे तो वो आदेश मानेगा। ठीक है, तो अधिकार क्या है? अधिकार वो वैधानिक शक्ति है जिसके बदौलत आप किसी को भी आदेश देते हैं कि ये काम करो, वो काम करो, ऐसे करो, ऐसे करो। समझे बात? क्लियर है? तो वो आपका क्या है? वो आपका अधिकार है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं और हम आपको बोलते हैं कि आप काम करो, ठीक है, ये होमवर्क करके लाओ, ऐसे करो, ये करो, वह करो, हम आपको बोल रहे हैं। आप माने या ना माने, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर हम एक स्कूल के टीचर होते हैं तो हमारे पास क्या होता है? मेरे पास जो है आपको मार्क्स देने का अधिकार रहता है। ठीक है, कि हम नंबर बढ़ा सकते हैं, नंबर घटा सकते हैं। तो हम आपको आदेश देते हैं, तो फिर आप वहां पे मानते हैं, क्योंकि हम लोग क्या है? हम लोग वैधानिक रूप से कनेक्टेड हो जाते हैं। हम जो बात बोलते हैं वो आपको मानना पड़ता है ना बात। हालांकि आजकल के बच्चे स्कूल के टीचर का भी बात नहीं मानते हैं, वो बात अलग है ना। और पहले भी बच्चे ऐसे थे कि स्कूल के टीचर की बात नहीं मानते थे। लेकिन जो अच्छे होते हैं वो मानते हैं, उन्हें जरूरी नहीं है कि धमकाना पड़े, डराना पड़े, वो तो मान ही लेते हैं। ठीक बात? तो ये बात क्लियर है। अधिकार का मतलब सीधा सीधा मतलब है कि हमारा क्या है कि वो वैधानिक शक्ति जिसके तहत आप किसी को आदेश देते हैं या कोई कार्य करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? या तो कार्य करने की शक्ति या तो आदेश देने की शक्ति। नेक्स्ट बात है हमारा उत्तरदायित्व। अब उत्तरदायित्व क्या है? जब किसी व्यक्ति के पास आप अधिकार सौंपते हैं तो उस कार्य को करने के लिए उसके ऊपर उत्तरदायित्व भी डालना पड़ता है कि भाई ये कार्य अगर खराब किए तुम तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। ठीक है, तुमसे भरपाई लिया जाएगा, तुमसे जो है वो काम कराया जाएगा, तुमको दंड दिया जाएगा, इस प्रकार की बातें उसके ऊपर लागू किया जाएगा। तो उत्तरदायित्व का मतलब जो अधिकार है उसका जो कार्यभार है वही एक तरह से उत्तरदायित्व है, जो उसके ऊपर दबाव डालता है उस काम को अच्छे तरीके से करने के लिए, उस काम को जो है बढ़िया तरीके से निपटाने के लिए। ठीक है, वही उत्तरदायित्व होता है। अगर जैसे यहाँ पर है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, रेगुलर पढ़ाना है, हमें कुछ मिलना नहीं है, हम आपको फिर भी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। मेरा क्या उद्देश्य है? तो मेरा उद्देश्य ये है कि हम आपको ऐसा पढ़ाएं कि आप लोग 95+ लाएं, आप लोग 90+ लाएं, आप लोग बोर्ड में टॉप करें, अपने जिला, अपने स्कूल में टॉप करें। ये मेरा कोशिश है, ये मेरा सोच है। इसी सोच के साथ पढ़ा रहे हैं और यही सोच हमें उत्तरदायित्व देता है, जिसकी वजह से हमें रेगुलर काम करने के लिए, इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी, इतना फंसे होने के बावजूद भी रेगुलर काम करने की हमें प्रेरणा देता रहता है कि हम यूट्यूब पे भी लगातार वीडियोस डालें और लगातार काम करते रहें। है ना बात? ये चीज़ है। बहुत विकट परिस्थितियों के बाद भी जो है वीडियोस जो है बीच बीच में थोड़े बंद भले हो जाते हैं, लेकिन आते रहते हैं, पूरी तरह से बंद नहीं होता चैनल पे। है ना बात? ये काम होता रहता है। क्यों? क्योंकि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो है आगे नाम कमाएं, बहुत आगे जो है बढ़े। है ना बात? तो ये उत्तरदायित्व तो मेरे ऊपर है। बात समझे? ये हम उत्तरदायित्व लेके चलते कि आपका बोर्ड ना खराब, आपका बोर्ड बहुत अच्छा हो।
ठीक है, तो ये बात है। इसी तरह हर व्यक्ति के ऊपर कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व होता है जब उनके पास कोई अधिकार होता है। जैसे हमारे पास पढ़ाने का अधिकार है तो जिम्मेदारी मेरी है ना कि आपके नंबर खराब नहीं आने चाहिए, यही तो मेरा उत्तरदायित्व है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या लिखा है यहां पर लिखा है कि अपने उच्च अधिकारी के आदेशानुसार, आदेश कौन देगा? अपने अधिकार से ऊपर वाले ने आदेश दिया, ऊपर वाले ने अपने अधिकार से आदेश दिया। अधिकार अंतरण का तत्व है ना, तो अधिकार अंतरण के हिसाब से समझिए। अधिकार अंतरण में क्या हुआ? अधिकार ट्रांसफर कर रहा है तो अपना अधिकार दिया, तो वो आदेश दिया, वही ना अधिकार है कि भाई ये काम तुमको करना है। और तो यही बात है कि अपने उच्च अधिकारी के आदेशानुसार किसी कार्य को करने का कर्तव्य ही, किसी कार्य को करने का कर्तव्य ही उत्तरदायित्व कहलाता है। कि जो उस व्यक्ति ने आदेश दिया उस कार्य को आपको निपटाना करना है, और उसका आपको निपटारा करना है, पूरा कंप्लीट करना है उस काम को, तो ये काम करने का जो कर्तव्य आपके ऊपर बन गया, यही आपका उत्तरदायित्व है। एक तरह से दबाव है आपके ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, हमेशा हमेशा ये दोनों साथ में जुड़े रहते हैं। ठीक है, अधिकार और उत्तरदायित्व, बात समझे? अधिकार और उत्तरदायित्व ये हमेशा साथ में जुड़े रहते हैं, समझे बात? आप केवल अधिकार किसी को नहीं दे सकते। अगर आप किसी को केवल अधिकार देंगे तो वो तो पागल हो जाएगा ना। अगर किसी व्यक्ति के पास आप शक्ति दे दीजिए और उस शक्ति से होने वाले खामियां और नुकसान को जो है उसके ऊपर मत बताइए, उसको पूरा स्वतंत्र कर दिए, तो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा कि नहीं? है ना बात? कोई भी ताकत अगर किसी को मिलेगा और उसके बाद उसको जो है पूरी स्वतंत्रता दे दिया तो उस ताकत का दुरुपयोग करने लगेगा, कुछ भी करेगा अपने मन का, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगा। है ना बात? तो इसीलिए जब भी किसी को भी कार्य सौंपा जाता है तो उस कार्य करने के साथ साथ उससे पूरा बकायदे बताया जाता है कि अगर खराब हुआ तो भैया ऐसे ऐसे तुम्हारे साथ होगा। तो एक उत्तरदायित्व भी उसके ऊपर जो है डाला जाता है कि ये कार्य अच्छा तुम्हें करना ही करना है, अच्छा करोगे तो ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा, इस तरह की बातें करके। जरूरी नहीं कि दंड देकर ही उत्तरदायित्व बनाया जाए, बाकी चीजों से भी उत्तरदायित्व बनता है। जैसे हमारा देखिए क्या उत्तरदायित्व हमें क्यों बन रहा है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम आपको अच्छा नंबर दिलाएं, तो इसीलिए। तो यहां पर याद रखिएगा अधिकार उत्तरदायित्व दोनों साथ में दिया जाता है। अधिकार केवल देंगे तो आदमी पागल हो जाएगा, और केवल उत्तरदायित्व भी नहीं दे सकते। काम करने का ताकत नहीं है और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते रहे। जैसे गलती कोई और करे, डांटे आपको कोई कि तुम्हारे वजह से ये खराब हो गया, तुम्हारे वजह से वो खराब हो गया। छोटा भाई आपका गलती करता है तो अक्सर मम्मी पापा डांट देते हैं कि तुम क्या थे, तुम क्या कर रहे थे, तुमको नहीं देखना चाहिए था। क्यों डांटते हैं? क्योंकि उनको पता है कि छोटे भाई को तुम कंट्रोल कर सकते हो, आपके पास वो अधिकार है, वो ताकत है। ठीक है, और अगर उसको कुछ दिक्कत होता है तो आपकी उत्तरदायित्व ना कि आपका छोटा भाई है, आप क्यों नहीं ध्यान दिए, इसीलिए डांट पड़ती है। समझे बात? तो उत्तरदायित्व क्या है? आप केवल उत्तरदायित्व भी किसी को नहीं दे सकते। तो उत्तरदायित्व इसलिए किसी को नहीं दे सकते, अगर मान लीजिए किसी के पास अधिकार नहीं, अब दूसरा किसी घर में कोई बच्चा कोई गलती कर रहा है और आपको कोई डांटने लगे, तो भाई उस बच्चे के उत्तरदायित्व आपके ऊपर थोड़ी ना है। भाई उस बच्चे का अधिकार किसी के पास है तो उत्तरदायित्व भी उसी के पास होगा, आपके पास थोड़ी ना होगा। अकेला नहीं है ना आपके पास, समझ बात? तो ये उत्तरदायित्व भी अकेला नहीं जा सकता, अधिकार भी अकेला नहीं जा सकता। ये जब भी जाएंगे दोनों साथ में जाएंगे, समझे? दोनों साथ में रहते हैं। ठीक बात, क्लियर है? नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट है हमारा जवाबदेही या उत्तरदेता। उत्तरदायित्व से ही उत्तरदेता बनता है। उत्तरदायित्व आपको कार्यभार देता है, आपको वो मजबूती प्रदान करता है, आपको वो मोटिवेशन देता है, अभिप्रेरण देता है कि आप काम करें। और जवाबदेही क्या होता है? जवाबदेही काम के बाद स्टार्ट होता है। बात समझे? जब काम आप कंप्लीट कर लिए, जो भी काम आपको सौंपा गया था, जो भी अधिकार आपको दिए गए थे, उस अधिकार का प्रयोग करके आपने जो काम कर दिया, तो करने के बाद क्या होता है? उस काम का आपको माप होता है। जिस भी व्यक्ति ने काम सौंपा है, जैसे मान लीजिए हमने किसी को थंबनेल बनाने के लिए दिया, अब वो बच्चे ने थंबनेल बनाया और हमें प्रदान किया कि सर ऐसे कम थंबनेल बनाया, और हमने उस थंबनेल को देखा, हमने बताया था कि ऐसे ऐसे बना, और उसने बनाया और हमें अच्छा नहीं लगा, तो हम बोलेंगे ना कि यार कैसे बना रहे हो, इतना घंटा लिए, इतना समय लिए, तुम बर्बाद कर दिए, ये बात बोलेंगे ना। और फिर वो उसके ऊपर क्या करेगा? वो जवाब देगा कि इस वजह से ऐसा हुआ, उस वजह से ऐसा हुआ। तो जवाब देगा मतलब यही होता है कि जो मानदंड बने हैं, जो मापदंड बने, जो स्टैंडर्ड बने, उस स्टैंडर्ड के तहत आपको काम करना ही करना है। अगर नहीं करेंगे तो आपकी जवाबदेही होगी, आपकी जो है आएगा, अकाउंटेबिलिटी आएगा, उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो यही बात है, यहाँ लिखा है, देखिए क्या लिखा है किताबी लैंग्वेज में कि जवाबदेही पूर्ण स्थापित करने के मापदंडों के अनुसार, पूर्व स्थापित करने के मापदंडों के अनुसार मतलब जो मापदंड बने हैं, यानी एक तरह से जो स्टैंडर्ड बने हैं, जो बताया गया कि इस तरह से काम करना है, वो स्टैंडर्ड बताया गया, तो उसके अनुसार जिम्मेदारियों को निभाने, यानी अपनी जो कार्य है उसको करने तथा अधिकार प्रयोग करने का उत्तरदायित्व है। ठीक है, कि आप जिम्मेदारियों को निभाइए और अपने अधिकार को उस तरीके से प्रयोग कीजिए, उसका जो उत्तरदायित्व बनता है वही जवाबदेही होता है। और ओवरऑल इस तरह से भी जवाब देता है, काम करने के बाद भी जवाब दिया जाता है। अगर काम अच्छा करे तो बहुत बढ़िया है, काम खराब कर दे तो आपको जवाबदेही बनता है कि क्यों खराब हुआ, कैसे ऐसा खराब हुआ, ये चीज़ें जो डांट पड़ती है तो उसके बाद जो रिप्लाई देते हैं ना, तो वही जवाबदेही है। समझे बात? क्लियर है? समझ में आ गया ये तीनों बातें अच्छे तरीके से? नेक्स्ट बात,
नेक्स्ट बात है, क्योंकि हम लोग अधिकार अंतरण पढ़ रहे हैं तो अब उसका जो है हम लोग महत्व भी जानेंगे। क्या है अधिकार अंतरण का, ठीक है। अधिकार अंतरण का जो है वो हमारा, या फिर भारणपा का बोल लीजिए, वो हमारा महत्व बोल लीजिए, लाभ बोल लीजिए या आवश्यकता बोल लीजिए, ये क्या है, क्या होता है हमारा, किस लिए जरूरी है भाई अधिकार अंतरण करना है, किस लिए जरूरी है भारणपण करना है, क्या फायदा होता है। तो इसके अंतर्गत जो है हम लोग 6 पॉइंट से इसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्रभावपूर्ण प्रबंध। अधिकार अंतरण से प्रभावपूर्ण प्रबंध होता है। क्यों यार, एक ही आदमी अगर 50 काम का लोड ले लेगा तो क्या वो कर पाएगा? क्या सबकी अपनी लिमिटेशन होती है ना, है? कोई आदमी 2 काम अच्छा कर पाएगा, कोई 3 काम अच्छा कर पाएगा, 4 काम अच्छा कर पाएगा, ठीक है। लेकिन सब लोग मल्टी टैलेंटेड नहीं होते, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो केवल 1 काम अच्छा कर पाएंगे। अगर जो 1 काम 2 काम अच्छा कर सकता है उसको आप 10-10 काम सौंप दे तो वो क्या अच्छा करेगा? नहीं करेगा ना। तो क्या होगा कि काम बिगड़ने लगेंगे। इसे प्रबंध को अच्छा बनाना है, बेहतर करना है, सब चीज एकदम बढ़िया करना है, तो क्या करना है, आप अधिकार अंतरण करेंगे, आप भारार्पण करेंगे, आप काम को जो है लोगों में विभाजित करेंगे, बांटेंगे, तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, तुम ये काम करो। इससे क्या होगा, सभी अपने काबिलियत के हिसाब से बेस्ट काम करके देंगे, बेस्ट रिजल्ट देंगे। एक आदमी के ऊपर आप लोड नहीं डालें, लोड से चीजें खराब होना ही होना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कर्मचारियों का विकास। अब इसी के साथ आप अपने अधीनस्थों को जब कोई काम सौंपते हैं, अधिकार अंतरण में काम सौंपा जा रहा है, तो वो कर्मचारी जिसको आप काम सौंप रहे हो वो कितना खुश होगा, कितना अच्छा उसको लगेगा कि मेरे बॉस ने हम पे इतना भरोसा किया, हम इस काम के लायक हैं। क्योंकि वो काम पहले आप कर रहे थे, फिर आपने उसको सौंपा, तो वो एक तरह से खुशी खुशी उसको मिलेगा और वो काम को करेगा। और काम को करेगा तो साथ ही साथ क्या करेगा, उस काम को पहली बार करेगा तो नया चीज सीखने को भी उसको मिलेगा। तो नया चीज सीखने, और आपके जो है आपके ध्यान में वो काम कर रहा है, आपके नजर में वो काम कर रहा है, तो इस तरह से आपका जो है उसके साथ क्या मिलेगा, आपका एक तरह से मार्गदर्शन भी उसको मिल जाएगा। तो वो नया काम सीखेगा, नए चीजें जानेगा, नए चीजें करेगा, तो उसका भी क्या होगा, उसका भी विकास होगा। तो कर्मचारियों का विकास भी होता है अधिकार अंतरण से। फिर इसके बाद क्या है, कर्मचारियों का भी प्रेरण। ये बात हमने समझाई है कि बॉस जब काम सौंपता है तो भाई कितनी खुशी होगी। आपके जो है सीनियर अगर आपको बोल दें अपना काम करने के लिए, तो आपको ये फील होना कि इतने ढेर सारे कर्मचारी में बॉस ने हमको सेलेक्ट किया, कितना मजा आएगा, कितना खुशी होगा। तो इससे आपका जो है मोरल कितना हाई हो जाएगा, कितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना बात। तो ये जो है मोटिवेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, समझे बात। तो इससे मोटिवेशन भी बढ़ता है। फिर नेक्स्ट क्या है, संगठनात्मक वृद्धि में सुधार। बात समझे, संगठनात्मक वृद्धि में भी सुधार होगा। एक आदमी के पास ज्यादा काम होगा तो जाहिर सी बात है वो खराब करेगा, तो संगठन जो है खराब होना ही है। और संगठन हमें बड़ा करना है तो काम को हमें बड़ा करना पड़ेगा, काम को बांटना पड़ेगा। जितना ज्यादा हम काम का क्षेत्र बनाएंगे उतना ही ज्यादा हमारा संगठन आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। अगर काम को हम संकुचित करके एक जगह पे दबा देंगे तो संगठन का पहुंच भी छोटा हो जाएगा, ठीक है, बात समझे। तो संगठन के विकास में भी, संगठन के भी वृद्धि में भी, वो भी कैसा वृद्धि, अच्छा वृद्धि, बढ़िया वृद्धि में भी ये सहायक है, ठीक बात। तो संगठनात्मक वृद्धि में सुधार हो जाता है। और फिर नेक्स्ट क्या है, फिर प्रबंध की सोपान का आधार। साथ ही साथ प्रबंध की सोपान का आधार भी बनता है। जो प्रबंध में जो लिंक बनते हैं, सोपान का मतलब एक तरह से क्या है, क्रमबद्ध लिंक, क्रमबद्ध कड़ी बनना, उसका आधार भी यही है। जैसे टॉप वाले के पास बहुत सा अधिकार था, इसने अपने कुछ अधिकार को मिडिल में दिया, मिडिल के लोगों में बांटा, ठीक है। मिडिल में जो है कई तरह के लोग आ गए, उत्पादन विभाग जो है, क्रय विभाग जो है, ये सब विभाग, कई विभाग बन गए, उसमें उन्होंने काम सौंपा। मिडिल वालों के पास भी कई काम होता है तो उसने क्या किया, उसने जो है लो वालों को सौंप दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से अधिकार अंतरण चलते गया। और अधिकार अंतरण चलते गया तो उसके साथ साथ क्या हुआ, एक सोपान बना कि नहीं, क्रम बनाना कि ये इसको फिर ये इसको बोलेगा और ये इसको फिर ये इसको बोलेगा। तो एक सोपान का जो निर्माण होता है वो किस वजह से निर्माण होता है, उसका आधार यही है, अधिकार अंतरण। जो जिसको अधिकार सौंपा है, जो जिसको उत्तरदायित्व दिया है, वो क्या करेगा, अधिकार प्लस उत्तरदायित्व जिसने जिसको सौंपा है वो क्या करेगा, उसके साथ रिलेशन बनाएगा, लिंक बनाएगा, दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। तो सोपान का निर्माण इसी की वजह से होता है, ठीक बात, क्लियर है। फिर अगला क्या है, फिर नेक्स्ट हमारा है बढ़िया समन्वय। जाहिर सी बात है सभी लोग मिल करके अपना काम कर रहे हैं बेहतर तरीके से, ठीक है, सब लोग अपना अधिकार का अच्छे तरीके से प्रयोग हो, तो जाहिर सी बात है समन्वय भी तो बढ़िया होगा। अपने अधिकार आप जितने लोगों में बांटे रहेंगे, समन्वय होगा, तालमेल अच्छा होगा। आप अगर अकेले सब चीज का बोझ उठा लिए तो आपस में जो है सारे काम इधर के उधर हो जाएंगे। इस काम को समझ देंगे तो वो काम खराब होगा, उस काम को समझ देंगे तो ये काम खराब होगा, सब चीज गड़बड़ा जाएगा, मैटर एकदम खत्म, एकदम बेकार, समझ रहे बात। तो काम कब अच्छा होगा, जब अधिकार अंतरण करेंगे तो समन्वय अच्छा होगा, ठीक बात। नेक्स्ट, यहाँ तक समझ में आया सबको। तो यहाँ पर हम लोग ने अधिकार अंतरण यानी भारार्पण को अच्छे तरीके से जान लिया। अब इसी से मिलता जुलता, सेम टू सेम इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक है, वो है केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण। बात समझे।
और आप जानिएगा कि ये दोनों के बारे में जब आप समझेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लिंक कर लेंगे कि कौन सा क्या है, ठीक है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण, ये क्या है, इन दोनों के बारे में हम लोग जानना है। और इनका डेफिनेशन किताब जो है एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण से क्या आशय है, दोनों को एक साथ बताया जाता है, एक ही डेफिनेशन में दोनों का आ जाता है, ठीक है, बात समझे। और अगर अलग से पूछेगा कि विकेंद्रीकरण क्या है तो आप विकेंद्रीकरण को बताएंगे काट के अलग से, और अगर पूछेगा केंद्रीकरण क्या है तो केंद्रीकरण को काट के अलग से बताएंगे। अपने लैंग्वेज में आपको बता लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। हम एक साथ जो पूछा जाता है उसके हिसाब से यहाँ पर डेफिनेशन दिए, समझाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप दोनों तरीके से समझ जाएंगे। तो देखिए केंद्रीकरण का मतलब होता है केंद्र। केंद्र का मतलब क्या होता है, केंद्र का मतलब एक जगह जिससे सब जुड़े हैं, है ना बात। केंद्र का मतलब एक जगह जिससे सब जुड़े हुए हैं, है ना बात। आप जब सर्कल बनाते हैं तो केंद्र में रखते हैं और उसको राउंड घुमाते हैं ना तो पूरा हो जाता है। तो केंद्र ही वो आधार है ना जहां से वो सर्कल का निर्माण हुआ। तो केंद्रीकरण क्या होता है, केंद्रीकरण होता है पावर का अपने पास खींचना। अगर जितनी भी ताकतें हैं वो सब के सब अपने पास खींच लिए और सब पे सर्वे सर्वा हम बन गए, एक आदमी बन गया सर्वे सर्वा, तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है, केंद्रीकरण कर रहा है, सब चीज में अपना अधिकार जमा है, सब चीज का पावर अपने अंदर ले रहा है, वो व्यक्ति केंद्रीकरण कर रहा है, वो केंद्र बन रहा है पूरा का पूरा, है ना बात। और विकेंद्रीकरण मतलब क्या करना, पावर को फैलाना, दूसरों को देना, बांटना। जैसे अधिकार अंतरण में हमने बांटा ना, तो विकेंद्रित करने का जो तरीका वही अधिकार अंतरण है। हमें विकेंद्रीकरण करना है तो क्या करना पड़ेगा, अधिकार अंतरण करना पड़ेगा। यानी अपने काम को जब हम दूसरों में फैला देते हैं, दूसरों में देते हैं, तो वह विकेंद्रीकरण कहलाता है। समझे बात। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या जरूरी है, केंद्रीकरण जरूरी है कि विकेंद्रीकरण जरूरी है, क्या जरूरी है, दोनों जरूरी है। सभी लोग सोचेंगे कि नहीं विकेंद्रीकरण होना चाहिए, नहीं केंद्रीकरण होना चाहिए, नहीं, दोनों जरूरी है। केंद्रीकरण उन चीजों में जरूरी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, बहुत सीक्रेट है, बहुत गुप्त है, उसमें केंद्रीकरण जरूरी है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसा होता है जो सबको नहीं दिया जा सकता है, सब तक नहीं बताया जा सकता, वरना क्या होगा, अगर सारे सीक्रेट सबके सामने खोल दिए तो पता चला जो मालिक है, मतलब जो अधीनस्थ है, जो जूनियर है, जो आपके यहाँ कर्मचारी काम करने वाला व्यक्ति है, वही आपको लात मार के मालिक बन जाएगा, क्योंकि सारे सीक्रेट तो आपने उसमें बता दिया, ठीक है। तो सारे सीक्रेट इसीलिए नहीं बताया जाता है। अक्सर होता है, देखते हैं ना, कोई किसी के यहाँ काम करता है, कोई किसी के होटल में काम करने वाला व्यक्ति उसके जस्ट बगल में अपना होटल तैनात कर देता है। समझे बात, क्यों, क्योंकि होटल के सारे गुण आपने सिखा दिया, सारे सीक्रेट्स बता दिया। इसीलिए कर्मचारी को सारे सीक्रेट्स नहीं बताने चाहिए, नहीं तो कर्मचारी कब बॉस बन जाएगा या कब आपका कॉम्पिटिटर बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। समझे। तो केंद्रीकरण में क्या होता है, गुप्त चीजों में केंद्रीकरण होनी चाहिए, कुछ बातें बचा के रखना चाहिए ताकि आपका मालिकाना स्वामित्व तो आपके पास रहे, ये नहीं कि आपका वो भी छीन जाए। और विकेंद्रीकरण भी होनी चाहिए। विकेंद्रीकरण क्यों होनी चाहिए, तो ये बात समझ ही आ रहा है कि एक आदमी सारा लोड अपने ऊपर नहीं ले सकता ना, एक आदमी सब काम नहीं कर सकता। अगर एक आदमी सब काम करने लगा तो पता चला कि जो वो काम कर रहा है सब गंदा कर रहा है, जो उसकी क्षमता है उस हिसाब से वो काम नहीं हो पा रहा है। समझे बात। तो विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए ताकि भार कम हो, लोड कम हो और आप अपने काम को अच्छे तरीके से मैनेज तरीके से कर पाए, समन्वय बना के कर पाए। तो विकेंद्रीकरण भी जरूरी, दोनों जरूरी है। दोनों का अर्थ आपको समझ में आएगा, यही किताबी लैंग्वेज में यहाँ पे देख लीजिए कि क्या बातें लिखा है। तो यहाँ बोला है कि केंद्रीकरण में जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, सारे के सारे अधिकार उच्च प्रबंधक, ठीक है, गलत जगह पे गलत लिख दिया गया, यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। अधिकार क्या होगा, उच्च प्रबंधक, उच्च प्रबंधकों के पास निहित होता है, ठीक है। सारे के सारे अधिकार जो है उच्च प्रबंधक यानी मेन आदमी, टॉप लेवल, ये सब ताकत अपने पास रख लेगा तो यही केंद्रीकरण कहलाएगा, ठीक बात। एक आदमी सर्वे सर्वा। तथा विकेंद्रीकरण, दोनों एक साथ बता रहे हैं, ठीक है। तथा विकेंद्रीकरण में अधिकार का केवल उच्च प्रबंधक के पास ना होकर के संस्था के सभी प्रबंधकों के पास होता है, तथा अधीनस्थ की भूमिका को बढ़ाए जाने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं उसे विकेंद्रीकरण कहलाता है, उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं या विकेंद्रीकरण कहलाता है। समझे बात, क्लियर है। तो विकेंद्रीकरण में क्या होता है, देखिए केंद्रीकरण में सारा चीज इसके पास हो गया, और विकेंद्रीकरण में क्या हुआ कि ये अपना जो है अपना अधिकार इसको भी दे दिया, ये अपना अधिकार इसको भी दे दिया, ठीक है। तो ये अपना अधिकार कई लोगों को फैला दिया, कई जो है मिडिल लेवल के मैनेजर है, समझे बात। तो ये विकेंद्रीकरण में फैला दिया बात। और विकेंद्रीकरण करता है क्या है, विकेंद्रीकरण करता है अधीनस्थों की भूमिका बढ़ाता है। जो जूनियर लोग हैं उनको जो है उनकी भूमिका बढ़ाता है, उनको जो है चीजें प्रोवाइड कराता है, चीजें देता है, तो वो लोग भी खुश होते हैं, उनकी भूमिका बढ़ती है, भाई उनका रोल बढ़ जाता है। पहले वो कुछ और काम करते और भी काम उनको सौंपा गया तो भाई हो रहा है कि नहीं, मालिक की जगह पे काम करने लगे तो हो रहा है ना, उनकी भूमिका बढ़ रही ना, उनका जो है क्या कहते हैं, उसका स्थान जो है संस्था में आगे बढ़ रहा है ना, अच्छा हो रहा है ना। तो यही बात बोला है कि विकेंद्रीकरण क्या करता है, अधीनस्थ की भूमिका बढ़ाता है, अधीनस्थ का रोल बढ़ाता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो जूनियर्स हैं उनको और अच्छा रोल दिया जाता है।
और अच्छी भूमिका दिया जाता है कि भाई इस काम को करो, ठीक है। तो इसी को विकेंद्रीकरण कहते हैं, समझ में आया। और यही चीज जो है हमारे हेनरी फ्यूल ने बताया है। हेनरी फ्यूल के अनुसार क्या होता है, तो देखिए अधीनस्थों की भूमिका को बढ़ाए जाने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं वे सब विकेंद्रीकरण के अंतर्गत आते हैं। जो भी अधीनस्थ की भूमिका बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठाते हैं, अधीनस्थ को आगे बढ़ाने के लिए आप जो काम कर रहे हैं उनको उनके लिए जो भी कदम उठा रहे हैं सब विकेंद्रीकरण है। जाहिर सी बात अधीनस्थ को आगे बढ़ाने का मतलब ही विकेंद्रीकरण होता है, सीधा सा मतलब, ठीक है, विकेंद्रीकरण कहलाता है। और इसके विपरीत जो उससे कम करता है, जो उसको कम करने का मतलब उसकी भूमिका को जो कम करता है, पहले वो उसका काम कुछ और था, आपने छीन लिया उसके काम को, अपने पास रख लिया, तो जो अधीनस्थों की भूमिका को कम कर देता है वो क्या कहलाता है, वो विकेंद्रीकरण में आते हैं, अरे सॉरी केंद्रीकरण में आते हैं। भूमिका को कम करना यानी संकुचित करना, संकुचित करके एक केंद्र में आ जाएगा तो ये केंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण क्या, भूमिका को बढ़ाना यानी विस्तृत करना, जब विस्तृत करेंगे तो क्या होगा, विकेंद्रीकरण होगा। बात क्लियर है, बढ़िया से है ना बात। चलें तो लाइक करते रहें, जो लाइक नहीं कर रहे लाइक कर दें, जो बाद में आ रहे हैं वो भी लाइक करते हैं। अब बात आता है विकेंद्रीकरण के लक्षण और विशेषताएं। केंद्रीकरण के लक्षण में विशेषता नहीं पूछेगा, और पूछेगा तो आप याद रखिएगा, केंद्रीकरण मतलब समझिएगा अपने हिसाब से, सब चीज एक में हो जाना, सब चीज एक जगह पे लाना, यही केंद्रीकरण है ना बात। तो कुछ पॉइंट आप अपने मन से बना सकते हैं, या इसका जो जो उल्टा हो जाएगा वही हमारा केंद्रीकरण का पॉइंट होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत चीजें, तो उल्टा करेंगे ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन पूछा हमेशा विकेंद्रीकरण के तौर पर जाता है, इसलिए हम विकेंद्रीकरण ही पढ़ा रहे हैं, समझे। तो विकेंद्रीकरण के लक्षण एवं विशेषताएं हम लोग देख लें तो सबसे पहला क्या है, भारार्पण विकेंद्रीकरण का प्रथम चरण है। अधिकार अंतरण भारार्पण जो है वही तो विकेंद्रीकरण का प्रथम चरण है। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, अपना भार दूसरों को देना, अपना अधिकार दूसरों को देना। पहला चरण तो ये वही आधार है, जो पहला चरण होता है वही ना आधार होता है, वही ना बेस होता है, ठीक है। तो विकेंद्रीकरण किसके वजह से स्टार्ट होता है, भारार्पण से ही स्टार्ट होता है। तो पहला चरण यही है। दूसरा बात क्या है, यह संगठन में ऊपर से नीचे तक अर्थात संपूर्ण संगठन में लागू होने वाली प्रक्रिया है। जो हमारा विकेंद्रीकरण है वो कैसे लागू होता है भाई, विकेंद्रीकरण कैसे आता है, जब टॉप वाला मिडिल को अधिकार देता है और मिडिल वाला क्या करता है, मिडिल वाला लो को अधिकार देता है, तभी तो हमारा विकेंद्रीकरण होता है। तो ये पूरे संगठन में क्या होता है, लागू होता है। विकेंद्रीकरण का जो लिंक है आपस में पूरे संगठन में हो जाता है, फैलाते हैं तो सबसे आ जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, इसमें उत्तरदायित्वों के अनुपात में अधिकारों का हस्तांतरण किया जाता है। आप जितना उत्तरदायित्व किसी को दिए हैं उसी के हिसाब से आप उसको अधिकार भी देंगे। यही हमारा क्या है, विकेंद्रीकरण। मतलब अधिकार उत्तरदायित्व हमने बोला ना, दोनों साथ साथ चलेंगे, एक चीज किसी को नहीं दिया जाता। आप केवल अधिकार नहीं दे सकते हैं और केवल उत्तरदायित्व भी नहीं दे सकते, ठीक है। तो दोनों का साथ साथ जो है दिया जाता है लोगों को। फिर उसके बाद क्या है, विकेंद्रीकरण अधीनस्थों की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाता है। ये बात आपने अभी परिभाषा में जाना कि महत्वपूर्ण बनाना, भूमिका को बढ़ाना, यही विकेंद्रीकरण होता है अधीनस्थों की, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, विकेंद्रीकरण एक दर्शन है, मस्तिष्क की अभिवृत्ति है तथा प्रबंधक तक पहुंच है। विकेंद्रीकरण क्या करता है, विकेंद्रीकरण एक दर्शन है, एक दर्शन है विकेंद्रीकरण। एक तरह से आपको बताया गया कि ऐसे ऐसे काम करना है, तो एक तरह से एक साइकोलॉजिकल मतलब एक फिलोसफिकल इसका जो है महत्व बनता है कि भाई आपको सीखने को मिल जाता है, आपको एक मार्गदर्शन मिल जाता है, उस हिसाब से आप काम करते हैं, ठीक है। और मस्तिष्क की अभिवृत्ति है, विकेंद्रीकरण से क्या होता है, दिमाग की भी अभिवृत्ति है, दिमाग एक्सप्रेस होता है ना बात। आपको कोई काम सौंपा जाएगा तो आप सोचेंगे ना कि भाई ये काम हमको करना है, तो आपका जो है दिमाग भी एक्सप्रेस होता है, अधीनस्थ के हिसाब से समझिएगा, ठीक है। और प्रबंधक तक पहुंचे, अधीनस्थ जो है अपने प्रबंधक पहुंच पाता है, ठीक है। तो ये विकेंद्रीकरण क्या करता है, ये इस तरह से आपको फैलाता है, ठीक बात। अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप इसको चाहे तो याद कर ले या तो रहने देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, विकेंद्रीकरण प्रबंधन की एक तकनीक है। तकनीक के रूप में विकेंद्रीकरण संगठन की एक विधि है जो सत्ता का वितरण करती है। तो कुल मिलाकर विकेंद्रीकरण क्या है, विकेंद्रीकरण एक तकनीक है जिसके तहत क्या करते हैं, जिसके तहत सत्ता का वितरण किया जाता है, यानी सत्ता बांटा जाता है। सत्ता का मतलब क्या है, ताकत, अधिकार, पावर, ठीक है, उसको बांटा जाता है, ठीक है। तो वही विकेंद्रीकरण है। और क्या है विकेंद्रीकरण के लिए, तो निर्णय प्रक्रिया में अधीनस्थों को भी भागीदारी मिलती है। विकेंद्रीकरण से क्या होता है कि जो भी निर्णय लेता है उसमें जो है हमारे अधीनस्थ भी भागीदारी लेते हैं। तो वैसे भी तो अधीनस्थों की भूमिका बढ़ाना ही तो विकेंद्रीकरण है, समझे बात। तो उनको ये भी भागीदारी मिलता है कि भाई कोई निर्णय लेना है तो बोलेंगे, पूछेंगे क्या भाई बताओ तुम्हारा क्या राय है, ठीक है। तो ये भी राय देने का अधिकार उनको दिया गया, ये भी विकेंद्रीकरण के अंतर्गत है, बात समझे। तो सारे के सारे चीज विकेंद्रीकरण हो गए, ठीक है। तो आज हम लोग का जो है ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर कंप्लीट होता है, लेकिन इसके साथ साथ आप सभी लोग क्या करेंगे, आप लोगों के बुक में दिया होगा हमारे हिसाब से, ठीक है, केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण में अंतर, ये जरूर याद कर लीजिएगा। केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण में अंतर, ये बोर्ड में जो है बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी जरूर याद कर लीजिएगा। कितना अंतर याद करना है, तो आपको 6
से 7 या फिर 6 से 8 तक भी याद कर सकते हैं। इतना अंतर आप याद कर लीजिएगा, शॉर्ट में या लॉन्ग में आपका ये जरूर पूछा जाएगा। ठीक बात, क्लियर है? तो यहाँ तक सबको समझ में आएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यानी नियुक्तिकरण स्टार्ट होगा, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।